बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमने पढ़ना है एराब से रिलेटेड। एराब क्या होता है इस पे पिछली दफा हमने आखिर में कुछ गुफ्तगू की थी, और आप ही में से कुछ फेलोज ने बताया था कि अरबी में जो इस्म है वो अपनी शेप बदलता है जुमले में, हमेशा एक ही सूरत पे इस्तेमाल नहीं होता। तो जैसे उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है कि बहुत दफा हम कोई इस्म देखते हैं कि वो उसके आखिरी हर्फ पे पेश होता है। और इसी तरह बहुत कभी हम देखते हैं कि वही जिस्म किसी और जुमले में आ रहा है तो उस पे जबर आएगा, कहीं और उस पे जेर आएगी। तो ये जो चेंज आता है, फ्लक्चुएट होती है जो उसकी सूरत है कि कहीं उस पे पेश है, कहीं जबर या या इसी तरह जैसे समटाइम्स कुछ हर्फ बदल रहे होते हैं कि जैसे हम कहते हैं मुस्लिमून, तो मुस्लिमून में वाव यूज हुआ है, लेकिन मुस्लिमीन जब हम कहते हैं तो मुस्लिमीन में या इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये जो वाव है या के चेंज होना है, या इसी तरह कभी हम जैसे तस्निया में देखें तो उसमें भी इसी तरह के कहीं अलिफ के साथ यूज होता है, कहीं या के साथ, जैसे वालिदान या वालिदैन। तो ये वाले जो चेंजेस हैं इसम के अंदर, इसको हम एराब कहते हैं। ठीक है, और इसमें भी आप में से कुछ लोगों ने बात की थी कि इस चेंज की सिग्निफिकेंस क्या है, या ये चेंज क्यों होता है। बेसिकली डिपेंड करता है कि इसमें जो है वो उसका जुमले में ग्रामेटिकल रोल क्या है, क्या मीनिंग वो देने के लिए आया है। तो जुमले में उसके रोल या फंक्शन पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप सिस्टम की कौन सी शेप यूज करेंगे। ठीक है, तो इस पहलू से अगर कोई किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात क्लियर ना हो तो पूछिए। वाज़ेह है ये वाली बात? जी अच्छा उस्ताद ठीक। जी। चलें, अब ये बताइएगा कि वो जो आप हम जो ये बात करते हैं कि इसमें जो चेंज हो रहा है अपने किरदार के मुताबिक या अपने फंक्शन के मुताबिक, तो इसके डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं किसी जुमले में? इस जुमले में किस किस हैसियत से इस्तेमाल हो सकता है? इसको अगर आप इसे कोई एक्सप्लेन करे। इसम उस्ताद जी जैसे फाइल की सूरत में आ सकता है, मफूल की सूरत में आ सकता है, या कभी वो फाइल भी नहीं होता, मफूल भी नहीं होता, लेकिन उनके कायम मुकाम आ रहा होता है, उनकी जगह पे इस्तेमाल हो रहा होता है, या उनमें से किसी की तरफ इशारा कर रहा होता है, निशानदेही के लिए इस्तेमाल हो रहा होता अच्छा, यानी इसका मतलब है कि है। जैसे आप मिसाल, आपकी बात से तो ये समझ आ रहा है कि असल इस्तेमालात दो हैं, फाइल होना या मफूल होना। क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि कोई इसम इशारा कर रहा है, तो इशारा बेसिकली हम यही करेंगे फाइल की तरफ या मफूल की तरफ इशारा कर रहा है, या इसी तरह जी टाइम मकाम आ रहा है इसके तो वो अलावा भी। भी तो इसके अलावा सिफ्त के तौर पे भी तो आ सकता है ना इसम। मतलब कि हम्म। किसी चीज की खूबी बयान कर रहा है, या किसी चीज की कोई खामी बयान करने के लिए, या किसी की तरफ कोई निस्बत करने के लिए। मतलब मुख्तलिफ चीजें हैं, वो डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा ठीक है। जी, और कोई अगर इस पे कुछ बताना चाहे, इस जुमले में किस किस हैसियत से आ सकता है? बस जो बात अब्दुलरहमान ने की है ये नहीं, वही है, इस पे कोई ऐड नहीं करना चाहता? अच्छा चलें ठीक है। चलें, आपने अच्छा बताया माशाल्लाह अब्दुलरहमान। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी उस्ताद जी। हम्म। हाँ, लेकिन ये मुकम्मल नहीं है, मतलब ये बयान ठीक है, यानी आपने एक उसका इस्तेमाल बताया है कि इस फाइल के तौर पे कभी यूज होता है जुमले में, कभी मफूल के तौर पे। तो लेकिन बात आपकी दुरुस्त है, अलबत्ता ये कि नामुकम्मल है। तो इसको नोट कर लें, चूंकि एराब का सारा ताल्लुक जो है वो इसम के इस्तेमाल पे डिपेंड करता है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इसम किस किस तरह से यूज हो सकता है जुमले में। ठीक है, अगर हम इन शॉर्ट सिर्फ एराब को एक लफ्ज में डिफाइन करना चाहें ना कि एराब क्या है, तो एराब बेसिकली चेंज है। वो जो जो चेंज आता है जो इसम में, उसे हम एराब कहते हैं। वो चेंज क्यों आता है, वो उस किसी भी इसम का रोल एक्सप्लेन करने के लिए आता है। तो रोल्स बेसिकली कितने हो सकते हैं उसको समझ लीजिए कि कोई भी जो जुमला होता है, जुमले के
मतलब और ये चीज ऐसी है कि जो यूनिवर्सल है, जो आप किसी भी दुनिया की जबान पे अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ अरेबिक से मखसूस नहीं है। जो ये वाली बात मैं जो करने जा रहा हूँ, कि किसी भी जबान में अगर हम जुमले को देखें तो जुमले की दो बड़े हिस्से किए जा सकते हैं। एक जुमले, कुछ लफ्ज होते हैं जो जुमले के लिए नागुजीर होते हैं, उनके बगैर वो जुमला बन ही नहीं सकता। तो एक इसेंशियल पार्ट होता है जुमले का, जो जरूरी है। ठीक है, अगर उसमें से आप किसी एक लफ्ज को कम करेंगे तो वो जुमला नहीं रहेगा। और एक एडिशनल पार्ट होता है जुमले का। कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं जो उसमें इजाफी मालूमात देने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन अगर हम उन लफ्जों को निकाल भी दें तो उस जुमले के बुनियादी मानी में कमी वाक़ नहीं होती है, खलल पैदा नहीं होता। ठीक है, इन उन लफ्जों को निकाल देने से भी जुमला फिर भी रहता है। अगरचे ठीक है कि उसकी इंफॉर्मेशन कम हो जाएगी, लेकिन बहरहाल वो फिर भी कोई ना कोई सेंस कन्वे करेगा, कुछ ना कुछ उसका मतलब बन रहा होगा। समझ रहे हैं? तो जुमले के जैसे ये जो भी उसमें अल्फाज आ रहे हैं उनको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक, कुछ लफ्ज होते हैं जो उस जुमले के लिए जरूरी होते हैं, जो उसके एसेंशियल पार्ट में आते हैं। कुछ होते हैं जो एक्सटेंशन में आते हैं या एडिशनल डिटेल्स के लिए आते हैं। ये बात क्लियर है यहाँ तक? जी उस्ताद जी। अच्छा, तो अब जरा ये बताइएगा कि वो कौन से लफ्ज होते हैं जो जुमले के लिए जरूरी हैं, जिनके बगैर जुमला एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनको कम कर दें, उनमें से किसी एक को निकाल दें तो मीनिंगफुल नहीं रहेगी बात। सब्जेक्ट उस्ताद जी, जैसे मतलब के काम करने वाला कह लें कोई। सब्जेक्ट और वर्ड्स। सब्जेक्ट आप कह रहे हैं कि वो जरूरी होता है जुमले के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट कहते किसे? अरबी के अरबी के एतबार से वो जैसे मुब्तदा खबर, मेरा ख्याल है। नहीं, आप अरबी को भी अरबी के हवाले से अभी बात नहीं कीजिएगा, बस वैसे जो जबानें हम जानते हैं, उर्दू अंग्रेजी के रेफरेंस में करें। अरबी को देखते हैं बात। जी। अच्छा, तो सब्जेक्ट क्या होता है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी जी, सब्जेक्ट कैसे कहते हैं? सर फाइल को फाइल कहते हैं। उस्ताद जी काम करने वाला। हम्म। फाइल को सब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा जी, और बाकी लोग क्या कहते हैं? अच्छा चलें, उसी बात की तरफ अगर वापस आए तो जैसे अभी आप में से कुछ ने कहा कि जी सब्जेक्ट जरूरी होता है जुमले में, और कुछ ने कहा कि वर्ब जरूरी होता है, और इसके अलावा? ऑब्जेक्ट सर। ऑब्जेक्ट क्या जुमले के लिए एसेंशियल होता है या एडिशनल होता है? यानी ऑब्जेक्ट को माइनस कर दें तो बाकी जो हमारे पास लफ्ज बचते हैं वो क्या कोई मीनिंग कन्वे नहीं करते? जी। सर ये भी जरूरी होता है ना जुमले के लिए, इससे तो जुमला कंप्लीट होता है। कोई मिसाल दें। हम्म, यानी कि फॉर एग्जांपल अहमद काम करता है, हम्म। इसमें अहमद जो वो तो फाइल हो गया, और जो काम है वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया, मफूल। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से काम को निकाल दूं, मैं क्या सिर्फ ये कहूं कि अहमद करता है,
क्या یہ والی جو فریز ہے یہ کوئی میننگ کنوے نہیں کر رہا یا یہ نامکمل بات ہے؟ جی سر، سر پتہ تو نہیں نا چلے گا کہ وہ کون سا کام کرتا ہے وہ، یا ہوں پھر نہیں، اس سینس میں تو اگر ہم دیکھیں نا، اگر جیسے آپ سوچ رہی ہیں اس طرح سر تو یہ پھر سمپل میں چلا جاتا ہے نا. مزید ڈیٹیلز بھی ہونی چاہیے. یعنی اگر جیسے یہ ہے کہ اگر یہ بتایا جائے کہ جی کیا کرتا ہے، تو پھر سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ کب کرتا ہے، کہاں کرتا ہے، کیسے کرتا ہے. مطلب وہ پھر ڈفرینٹ اس کی ڈیٹیلز ہیں. آبجیکٹ خود بھی ڈیٹیل کا ہی پارٹ ہوتا ہے، وہ جملے کے لیے اسینشیل نہیں ہوتا. جب ہم گرامیٹیکلی جب جملے کا انالیسس کرتے ہیں تو بیسیکلی اسینشیل پارٹ ہم صرف اس کو سمجھتے ہیں جس کے بغیر جملہ سٹینڈ ہی نہیں کرے گا، جس کے بغیر کوئی بات بے تکی ہو جائے گی. مطلب جیسے جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ احمد کرتا ہے، یہ مکمل جملہ ہے، اس سے میننگ کنوے ہو رہا ہے. یعنی اتنا پتا چل رہا ہے کہ احمد کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا. جب ہم بتاتے ہیں کہ اچھا جی جی وہ مثال کے طور پہ کوئی کام کرتا ہے یا پلمبرنگ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، ریپیئر ورک کرتا ہے، تو وہ جو بھی ہے وہ اس کی ڈیٹیل ہے. ڈیٹیلز پہ ڈفرینٹ ہو جی سکتی ہیں. آپ ٹائم بتائیں، آپ پلیس بتائیں، آپ اس کے ریکرنسز بتائیں، کتنی دفعہ وہ کرتا ہے، وہ سب ڈیٹیل کا پارٹ ہے. لیکن بیسک جو جملہ کا کور سٹرکچر ہے وہ دو لفظ ہوتے ہیں، احمد کرتا ہے، بس یہ مکمل جملہ ہے. ہاں ان میں سے آپ دیکھیں، اگر آپ کسی کو مائنس کریں، اگر آپ احمد کو مائنس کرتے ہیں دین بھی کوئی مطلب نہیں بنتا. کرتا ہے تو کچھ نہیں پتا چل رہا ہے اس میں بھی. اسی طرح اگر احمد جملے میں رہے اور کرتا ہے کو نکال دیں تب بھی جملہ نہیں رہتا. تو اس لیے آبجیکٹ جو ہے وہ جملے کا جو کور اسٹرکچر ہے اس کا حصہ نہیں ہوتا. آبجیکٹ ڈیٹیل والے پارٹ میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ والی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جملے کے لیے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ دو ہوتی ہیں، ایک سبجیکٹ ہے اور دوسرا جسے آپ ورب کہہ رہے ہیں اس کو ہم ٹیکنیکلی اگر ہم اس کو تھوڑا زیادہ ایکسٹینڈ کریں تو اس کے لیے پریڈیکیٹ کا لفظ ہم یوز کریں گے. بیسیکلی سبجیکٹ آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ سبجیکٹ وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی کام کرتا ہے، یہ بھی لمیٹڈ ہے یہ ڈیفینیشن. سبجیکٹ بیسیکلی وہ جس کے بارے میں ہم کچھ بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ سبجیکٹ ہوتا ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ کچھ کر ہی رہا ہو، یعنی ایکشن ہونا ضروری نہیں ہوتا نا ہر سینٹینس میں. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی ایکٹ ہی ہو رہا ہو. سم ٹائمز ہم جب اس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، جیسے وہ کوئی احمد بیمار ہے، فلاں خوش ہے، وہ غمگین ہے، تو یہاں وہ کوئی کام تو نہیں کر رہا نا، لیکن ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، جس کے بارے میں آپ کچھ بھی انفارمیشن دیتے ہیں وہ سبجیکٹ کہلاتا ہے. اور جس پارٹ میں انفارمیشن ہوتی ہے جملے میں اسے ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں میں نے آپ چیٹ میں لکھے ہیں، سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ. یہ دو جو چیزیں یہ جملے میں ضروری ہوتی، ان دو کے بغیر کوئی بھی جملہ ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. وہ جو آپ ورب والی بات کر رہی تھیں وہ اردو اور انگریزی کے حد تک ٹھیک ہے کہ اردو یا انگریزی میں ہر پریڈیکیٹ میں ورب انکلوڈیڈ ہوتا ہے، ورب کے بغیر جملہ نہیں بنتا. لیکن عربی میں ورب کے بغیر بھی جملہ بن جاتا ہے. تو بہرحال جس حصے میں انفارمیشن ہے وہ پریڈیکیٹ ہے، جس کے بارے میں کوئی انفارمیشن دے رہے ہیں وہ سبجیکٹ ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جو جملے کا کور سٹرکچر بناتی ہیں. کلیئر ہے؟ یس سر. چلے جی صحیح. سر. اچھا، ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں، سبجیکٹ کو اور پریڈیکیٹ کو؟ مبتدا اور خبر استاد جی. مبتدا اور خبر بھی ادھوری بات ہے. مطلب وہ ایک حصہ کنوے کرتا ہے، چونکہ مبتدا اور خبر اسپیسیفکلی صرف جملہ اسمیہ کے اس دو میں بھی اجزاء نہیں ہیں. ہوتی. جملہ فعلیہ اس جی میں کور نہیں ہوتا. تو جو جنرل ٹرم ہم یوز کرتے ہیں، مبتدا ارے سوری، جو سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں مسند الیہ. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور جو جی جی
प्रेडिकेट है जिसमें आप कोई खबर दे रहे होते हैं, कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, उसे हम कहते हैं मुस्नद। तो मुस्नद इले सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपने कुछ कहा, मुस्नद वो लफ्ज है जिसमें आप कुछ भी बता रहे हैं उस अपने सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है। मसलन आप कहते हैं कि अली पढ़ता है, यहाँ अली मुस्नद इले है, पढ़ता है मुस्नद है। फातिमा मेहनती है, यहाँ फातिमा मुस्नद इले है, उसके बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट है। मेहनती है, ये प्रेडिकेट है, ये मुस्नद कहलाएगा। ठीक है। तो ये दो जो लफ्ज हैं ये जुमले में जरूरी होते हैं, ये उसका कोर स्ट्रक्चर बनाते हैं हर जुमले का। क्लियर है जी? तो यस सर। इन दोनों को हम सर। कलेक्टिवली कहते हैं, मुस्तद इले और मुस्तद को कलेक्टिवली हम कहते हैं रुकनुल जुमला। ये जुमले का रुकन है, मतलब रुकन या सुतून के मानी में है कि ये पिलर है जिस पे जुमला खड़ा होता है। इनमें से आप किसी एक को कम करेंगे तो जुमला नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? तो अब जैसे अगर हम मसलन, हमने अभी कहा कि अली पढ़ता है, या अली को निकाल दें इस जुमले में से, तो क्या जुमला रहेगा? नहीं ना। पढ़ता है कोई सेंस कन्वे नहीं करता क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही मिसिंग है। इसी तरह अगर आप सिर्फ अली कहें तो फिर इंफॉर्मेशन मिसिंग है, कोई मानी नहीं बनते अभी भी। सही है। इसी तरह फातिमा मेहनती है, फातिमा को निकाल देंगे तब भी माना नहीं बनते क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कि इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रहे। और अगर आप मेहनती है वाला पार्ट निकाल दें तो फिर इंफॉर्मेशन मिसिंग है, फातिमा के बारे में क्या कह रहे हैं ये नहीं पता चल रहा। क्लियर है? तो ये दो वो चीजें हैं जिनको आप कम नहीं कर सकते, इन दोनों को हम कहते हैं ये जुमले का रुकन है, ये जुमले का सुतून है। सही हो गया जी? इन दोनों के अलावा बाकी जो कुछ भी होता है जुमले में वो सब एडिशनल पार्ट है जुमले का, और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। इसलिए उस हिस्से को हम एक्सटेंशन कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। बाकी जुमले में जो कुछ आएगा, चाहे ऑब्जेक्ट आए, चाहे एडवर्ब आए, चाहे एडजेक्टिव आए, जो कुछ भी आएगा जुमले में वो सब एक्सटेंशन। ठीक है। चूंकि वो जो बुनियादी खबर होती है या बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो उसी को एक्सटेंड करती होती है। अच्छा, तो वो वाली हमारी बात क्लियर हो गई थी। जो हम ये कह रहे थे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है ये दो लफ्ज हैं जो जुमले के लिए एसेंशियल होते हैं, इन्हें हम रुकनुल जुमला कहते हैं। बाकी जुमले में जो कुछ भी आता है वो एक्सटेंशन है जुमले की। ठीक है, वो डिटेल है। यहाँ तक क्लियर है ना? जी जी सर। सर। जी सर। चलें। तो वो जो हम बात कर रहे हैं कि एराब, बेसिकली एराब का ताल्लुक इस बात पे कि इस्म जुमले में यूज कैसे हो रहा है, किस लिए यूज हो रहा है, क्या मतलब देने के लिए। तो अब आप समझ रहे हैं कि इसम के मेजर यानी वो जो फंक्शंस हैं उसकी अगर हम डिवीजन करेंगे तो दो बड़ी जैसे किस्में हो जाएंगी, दो कैटेगरीज बनती हैं। एक है इसम का इस्तेमाल कि वो जुमले में इसेंशियल पार्ट में आ रहा है, ये एक यूजेज हो गया उसका कि वो उस जुमले का इसेंशियल पार्ट है, वो जरूरी है उस जुमले के। मीन्स के वो या तो सब्जेक्ट होगा या प्रीडिकेट, आप उसको माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, एक ये। और दूसरा यूजेज है इसका कि वो एक्सटेंशन में आए, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए आए डिटेल के तौर पे। सही हो गया जी? क्लियर है? जी चले, ये जी दो सर। बड़े यूजेजेस हैं। अब जब कोई इसम आता है जुमले में इसेंशियल पार्ट में, उसके कोर स्ट्रक्चर में, उस वक्त हम उसे कहते हैं कि ये इसम हालत रफा में है। ये अब मैं आपको एराब की आगे जैसे कैटेगरीज या टाइप्स बता, वो जो यूजेजेस को देखते हुए इसम अगर किसी जुमले का एसेंशियल पार्ट है तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये इसमें इस जुमले में किस हैसियत से आ रहा है, या इसका स्टेटस क्या है। ये इसम हालत रफा में है। रफा का मतलब होता है ना बुलंद, वो यानी इसका मतलब है कि ये अपने इसका स्टेटस इस टाइम हाईएस्ट है, यानी ये एसेंशियल है जुमले के लिए। सर रफा का मतलब तो ये है ना कि वो
पेश वाला है? नहीं, ये नहीं है। अच्छा, हम्म, ठीक है जी। ये बेसिकली डिनोट करता है इसम के यूजेज को। मैं उस बात की तरफ आऊंगा अभी, वो जो आप पेश वाली बात कर रही है, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए कि सब होता क्या है, सिस्टम है क्या है। ठीक है। तो अगर कोई इसम आ रहा है जुमले में मुस्नद या मुस्तदले के तौर पे, सब्जेक्ट या प्रेडिकेट के तौर पे, तो हम कहते हैं कि ये इसका इस्तेमाल क्या है या इसका एराब क्या है, रफा है। अगर इसम जुमले में डिटेल वाले पार्ट में आएगा तो उसका एराब नस्ब कहलाता है। ये यहाँ पे इधर कहीं नीचे के मैंने कहा है, पता नहीं। ठीक है। और तीसरा एराब होता है एक और भी, जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है उन्हें मालूम होगा। तो रफा और नस्ब तो समझ आ गया ना। अगर कोई इसम जुमले का इसेंशियल पार्ट में अगर फॉल कर रहा है तो उसका एराब क्या कहलाएगा, रफा। अगर इसम जुमले में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए आया तो इस वक्त वो हालत नस्ब में। और फिर एक तीसरा स्पेशल केस होता है कि अगर कोई इसम पोजेशन में आ रहा हो। यानी वो पोजेशन दो तरह की हो सकती है। एक ये कि वो इसम किसी प्रीपोजिशन के साथ यूज हो, यानी जिसे हम हरफ जर कहते हैं, वो जैसे मिन है, इला है, फी है, आला है। अगर वो उनके साथ एक फ्रेज बना रहा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज के तौर पे यूज हो रहा है, जैसे मिनल मस्जिद है, इलल बैत है, अलल मकतब है, फिल मदरसा है। इस तरह अगर एक इसम हरफ जर के बाद आए कभी, या एक इसम दूसरे इसम के साथ किसी पोजेशन के रिलेशन में हो, जैसे बैतुल्लाह है, जैसे किताबु खालिद है, तो जो पोजेशन वाला केस होगा या प्रीपोजिशन वाला केस, उसके लिए एक तीसरा एराब होता है जिसे हम जर कहते हैं। ठीक है। जर, सॉरी, ये जीम और रा के साथ। ठीक हो गया जी। तो अब जुमले में इसमें तीन तरह से आ सकता है। या ये कि वो जुमले का इसेंशियल पार्ट होगा, तब उसका इराब कहलाता है रफा। अगर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए आ रहा है, अब उसका इराब नस्ब है। और अगर वो पोजेशन शो कर रहा है या प्रीपोजिशन के साथ यूज हो रहा है, देन उसका इराब जर है। बस ये तीन तरह से इसम आते हैं अरबी में, डिपेंडिंग ऑन देयर यूजेज। ठीक है। ये वाली बात जो हुई अब तक, ये क्लियर है या इसमें कोई ऐसा हिस्सा है जो इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। क्लियर है सर। क्लियर है। सर क्लियर। तो अब एक दफा जरा क्लियर है। इसको दोबारा देख लें। एराब कहते किसे? जी, एराब से मुराद क्या है? सर जिसमें एराब लफ्ज की शक्ल तब्दील हो लेकिन मायने तब्दील ना हो। लफ्ज की शक्ल तब्दील हो लेकिन उसके माना तब्दील ना हो। सही। लफ्ज का माना तो तब्दील नहीं होगा, लेकिन क्या वो जुमले में उसका जो माना उसने देना है इवेंचुअली आके, क्योंकि लफ्जों के माना दो तरह के होते हैं। एक लफ्ज का मीनिंग होता है जो उसका लेक्सिकल मीनिंग जिसे हम कहते हैं, जो उस लफ्ज का लफ्जी माना। एक मानी लफ्ज जुमले के अंदर आके ही लेता है, उसमें कोई माना ऐड होता है ना। तो वो जुमले वाला माना जो है वो बदलता है कि नहीं बदलता है आपकी वजह से? वो बदलते सर। बदलता है। ठीक है। तो और इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं आप? जरा उससे बेहतर डेफिनेशन दें, जो कि उसमें झोल है उस वाली डेफिनेशन में, कि लफ्ज चेंज हो लेकिन माना चेंज ना हो। जुमले में इस्तेमाल के लिहाज से इसम में होने वाली तब्दीली, जिससे इसम की शक्ल में तब्दीली तो हो मगर उसकी हालत तब्दील ना हो, उसके माने तब्दील ना हो। सर हम कह सकते हैं ना कि एराब इस्म के आखिर में होने वाली तब्दीली है जो
اس کا کردار بتاتی ہے، جملے میں اس کا کیا کردار ہے۔ ہوں، ہاں یہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ بالکل ٹھیک ہے یہ کہ اسم کے یعنی آخر میں ہونے والی ایسی تبدیلی جس سے پتہ چلے کہ وہ جملے میں کس حیثیت سے یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جملے میں کس کس حیثیت سے استعمال ہو سکتا ہے اسم؟ 3 طرح سے ہو سکتا ہے سر۔ ایک تو جو اس کا لازمی حصہ ہوتا ہے، رکن الجملہ، ہوں، ایک جو اس میں ایڈیشنل ہوتی ہے، اور ایک جو پوزیشن ہے، اضافت۔ ٹھیک ہے، اور ہر ایک کے مطابق اس کو ہم ایک نام بھی دیتے ہیں۔ اگر کوئی اسم رکن الجملہ میں یوز ہو تو اس کے اعراب کو کیا کہتے ہیں، یا اس کے یوزیج کو کیا نام دیتے رفع، ہیں؟ رفع، رفع کہتے ہیں۔ اور جو اسم جملے کے ایڈیشنل پارٹ میں آئے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حالت نصب. نصب۔ ٹھیک ہے، اور جو اسم جو ہے پوزیشن میں شو کر رہا ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حالت جر۔ Jar. Jar. ہوں، بالکل ٹھیک ہے، حالت جر۔ سر میرا ایک کوشچن ہے۔ جی سر میرا ایک سوال ہے۔ جی جی پوچھیے۔ سر آپ نے بتایا تھا نا ابھی کہ مسند اور مسند الیہ، تو وہ مسند اور مسند الیہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، تو جو پوزیشن والی ہوتی ہے حالت اضافت، وہ بھی پریڈیکیٹ کا پارٹ ہوتی ہے، وہ پریڈیکیٹ کے اندر ہی آتا ہے؟ وہ دونوں کا پارٹ ہو، بلکہ وہ کسی بھی حصے میں آ سکتی ہے۔ جو پوزیشن ہے یا ایون جو پریپوزیشن کے ساتھ کوئی اسم آتا ہے وہ پریڈیکیٹ والے حصے میں بھی آ سکتا ہے، وہ سبجیکٹ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اور اسی طرح جو ہوتی ایکسٹینشن ہوتی ہے یا ڈیٹیل والا جو حصہ ہوتا ہے اس میں بھی آ سکتی ہے۔ جی سر ٹھیک ٹھیک ہے، ہے۔ یعنی وہ کسی بھی جگہ یوز ہو سکتی ہے۔ جی سر ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں جو ایک بیسک وجہ ہے کہ ہم اس تیسری کیٹیگری الگ سے کیوں ٹریٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ والے دو کیسز ایسے ہیں، پوزیشن والے اور پریپوزیشن والے، جہاں وہ اسم جو انڈر پوزیشن ہے یا جو پریپوزیشن کے ساتھ آ رہا ہے وہ وہاں انڈیپینڈنٹلی یوز نہیں ہو رہا ہوتا، وہ دوسرے کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے۔ بیسک فوکس اس پہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ میجر فوکس میں کوئی اور اسم ہوگا یا کوئی حرف ہوگا، وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ وجہ جو حالت جر والا ہے، تو اس لیے وہ جملے کے کسی بھی پارٹ میں آ سکتا جی ہے، ٹھیک سر ہے، جو کہ ٹھیک اس ہے، کا سمجھ آ رول گئی۔ سپورٹیو ہوتا ہے۔ جو اصل رولز ہیں جملے اسم کے وہ وہی ہوں گے کہ یا وہ رفع کے طور پہ آئے گا یا نصب کے طور پہ آئے گا۔ اچھا تو چلیں، یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے، تو اب ہم اس ٹاپک کے آخری حصے پہ آتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جو چینج ہوتا ہے اس چینج کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ تو اب اس بات کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ چینج کیا کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کیا کیا چینجز متوقع ہیں۔ اس میں پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ چینجز دو طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے اس میں جن میں حرکت چینج ہوتی ہے۔ حرکت جب ہم بول رہے ہیں تو اس سے مراد وہی پیش، زبر اور زیر ہے، تو ایسے چینج کو ہم اعراب بالحرکہ کہتے ہیں۔ اور کچھ لفظ ہوتے ہیں جن میں حرف کوئی چینج ہوتا ہے، جیسے مسلمون اور مسلمین میں حرف بدل رہا ہے نا، کہ ایک فارم میں واو ہے اور دوسری فارم میں یا آ رہا ہے، تو ایسے اعراب کو اعراب بالحرف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو چینج ہے وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ کچھ اسم حرکات چینج کرتے ہیں اپنی، کچھ حروف چینج کرتے ہیں۔ چلیں اب یہ دیکھ جی لیتے سر ہیں کہ وہ کون سے اسم ہیں جن میں حرکات بدلتی ہیں، کون سے اسم ہیں جن میں حرف بدلتے ہیں۔ اس کو ایک ایک کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ تو اچھا، اس کتاب میں اصل میں نا انہوں نے ذرا اس کو اور طرح سے پریزنٹ کیا ہے۔ تو
चले बहरहाल मैं इसके साथ ही लेके चलता हूँ आपको। अच्छा जी देखें, जो हर जिसमें हरकत बदलती है जिस इसमें, उसकी जैसे दो कैटेगरीज हो सकती हैं, या तीन कर लें। एक है कि जो इस्म वाहिद होता है, चाहे मुजक्कर हो या मुअन्नस, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो इस्म सिंगुलर है उसमें चेंज हरकत में आता है। और हरकत में क्या चेंज आएगा? अगर वो इस्म रफा में यूज होगा तो उसके आखिर पे दम्मा बोलेंगे, पेश आएगा। अगर वो नस्ब में आएगा तो उसके एंड पे फतहा बोलते हैं। अगर जर में आएगा तो एंड पे कसरा बोलते हैं। जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमन या मुस्लिमिन, या मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। ठीक है। तो जो सिंगुलर वर्ड है वो जो तीन एराब है उनके मुताबिक उसमें चेंज भी तीन हरकत का आता है। रफा में दम्मा, नस्ब में फतहा, जर में कसरा होगी। और दूसरा है जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर वो जमा है जो वाहिद में कुछ ऐड करके नहीं बनाते, बल्कि डिफरेंटली बनाई जाती है, किसी भी वजन पे जमा बना लेते। जमा मुकस्सर भी मुजक्कर मुअन्नस दोनों में ये भी इसमें हरकत चेंज होती है और तीनों हरकत इसमें आती हैं, और ये सेम है, वाहिद की तरह यूज होता है। हालत रफा में दम्मा बोलते हैं, एंड पे नस्ब में फतहा, जर में कसरा। जैसे रिजालुन, रिजालन, रिजालिन, और निसाउन, निसाअन, निसाइन। ठीक है। तो इसलिए इन दोनों को आप चाहें तो एक कैटेगरी समझ लें या दो अलग कर लें। तो वाहिद इस्म या जमा मुकस्सर, ये जो दो तरह के इसमें वाहिद और जमा मुकस्सर, इनमें हरकत चेंज होंगी। रफा में ज़म्मा, नस्ब हाल में फतहा, और हालत जर में एंड पे कसरा बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा जमा मुअन्नस सालिम जो होती है, जमा मुअन्नस सालिम वो है जो वाहिद में अलिफ ता के एडिशन से बनाते हैं। जमा मुअन्नस सालिम में भी हरकत चेंज होती है, लेकिन इसमें सिर्फ दो हरकत आती हैं, या इस पे दम्मा आता है या कसरा, इसमें फतहा नहीं आएगा, यानी पेश या जेर। तो हालत रफा में पेश बोलते हैं एंड पे, और नस्ब और जर दोनों केसेस में ये कसरा लेता है अपने एंड पे, इस पे फतहा बोला ही नहीं जाता। मसलन मुस्लिमातुन या मुस्लिमातिन, तो मुस्लिमातन नहीं यूज होता कभी भी। ठीक है जी। तो ये तीन तरह का इसम है जिनमें हरकत चेंज होती हैं। वाहिद और जमा मुकस्सर में पेश, जबर और जेर, और जो जमा मुअन्नस सालिम है उसमें पेश और जेर। अच्छा, फिर वो इसम जिनमें हर्फ बदलता है वो भी दो तरह के। एक है तस्निया। तस्निया में वो जो हमने पढ़ा था पिछली दफा कि अलिफ नून या नून, तो वो अलिफ और या का फर्क उसी से है, एराब से। अगर तस्निया हालत रफा में यूज होगा तो अलिफ के साथ बोलेंगे, अगर नस्ब और जर में आएगा तो या इस्तेमाल होगा। जैसे अल किताबानी या अल किताबैनी, साअतानी या साअतैनी, तो रफा की हालत में अलिफ, नस्ब और जर दोनों केसेस में या। और फिर जमा मुजक्कर सालिम है, इसमें वाव या नून या आ सकता है, तो रफा में वाव बोलते हैं, नस्ब और जर में या बोलते हैं, जैसे मुस्लिमूना और मुस्लिमीना। सही है जी। तो हरकत चेंज होती हैं वाहिद में, जमा मुकस्सर में, जमा मुअन्नस सालिम में। वाहिद और जमा मुकस्सर में क्या हरकत आएंगी? रफा की हालत में पेश, नस्ब में जबर, जर में जेर। और जमा मुअन्नस सालिम में रफा में पेश और बाकी केसेस में जेर। और हर बदलता है दो तरह के इसमों में, तस्निया में और जमा मुज़क्कर सालिम में। तस्निया रफा में होगा तो अलिफ, नस्ब और जर में या। जमा मुज़क्कर सालिम भी रफा में वाव लेता है, नस्ब और जर में या लेता है। बस ये है। ठीक है। अब इसमें अगर कोई चीज पूछनी हो तो बताइए, वरना बाकी ये लिखा हुआ है बुक में, ये रीड कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई इशू हुआ या कोई चीज पूछनी हुई तो हम नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं डिस्कस। जी, क्लियर है सब? जी उस्ताद जी, इसमें एक चीज जी, आखिर सबके अंदर आखिर में अलिफ भी आ रहा है ना ये, क्या दोबारा बताइएगा। हालत नसब में जहाँ तब्दीली की है लफ्ज के अंदर, तो
اس ہوں میں جیسے جعلن جعلن، اس کے ساتھ تو آخر میں الف آیا نا. ہوں مسلمتن مسلمتن، اس میں الف نہیں ہے آخر میں. دیکھیں اس کا اعراب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا کہ اعراب اس حد تک، یعنی آپ نے بس دیکھنا ہے کہ اگر اس پہ زبر آ رہا ہے نا اینڈ پہ، تو بس وہ حالت نصب بھی یوز ہوا ہے. یہ جی رجالن ہو یا مسلمتن ہو، باقی وہ املا کی بات ہے کہ مطلب لکھنے کے قواعد میں کہ کہیں تنوین جب آتی ہے دو زبر والی تو کہیں الف ایڈ کرتے ہیں، کہیں الف ایڈ نہیں کرتے ہیں. لیکن اس ٹاپک کا اعراب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ویسے جو قواعد ہوتے ہیں املا کے ان سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اس بک میں اس کی ڈیٹیل گیون ہے، وہ آپ مطلب ریڈ کر لیجئے گا. جی ٹھیک. سمپل اگر آپ ایک رول لینا چاہیں تو اس میں یہ کہ جس اسم کے اینڈ پہ گول تا ہوتا ہے مربوطہ، اس میں الف نہیں ایڈ کرتے. ٹھیک ہے، یا اگر اینڈ پہ الف حمزہ ہو تو اس کے بعد الف ایڈ نہیں کرتے دو زبر جب آئے. باقی جگہوں پہ جب دو زبر آتا ہے تو الف ایڈ. لیکن اگین میں وہی چاہوں گا کہ اس کو آپ نے اس سے کنفیوز نہیں کرنا، وہ الگ ٹاپک، مطلب اس کا اعراب کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ جی جی سر، ہوں. جزاک اللہ. جی اور کوئی سوال؟ سر یہ حالت جر ذرا دوبارہ اس کو ایکسپلین کر دیں. حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. حالت جر کس صورت میں آئے گی؟ حالت رفع تو ہم نے ڈسکس کیا نا کہ وہ جی اسم جی. کا یوزیج ہے جب وہ رکن الجملہ میں آ رہا ہے، جب وہ جملے کا اسینشیل پارٹ ہے. اسینشل پارٹ میں آتی ہاں، ہے. جی جی. نصب ہے جب وہ ایڈیشنل پارٹ میں ہے. ایڈیشنل جر پارٹ میں. جی اسپیشل جی. کیس ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسم پوزیشن میں آ رہا ہو دوسرے اسم کے ساتھ، اس کا پوزیسو کیس جو ہوتا ہے بیسیکلی، جیسے کوئی آپ ریلیشن بتا رہے ہوتے ہیں، مثلا خالد کا گھر ہے، جیسے آمینہ کی گھڑی ہے، اللہ کی کتاب ہے. دو چیزوں میں ریلیشن آ رہا ہے نا، پوزیشن شو کر رہے ہیں. تو پوزیسو کیس جو ہوتا ہے، اور پلس یا پھر جو پریپوزیشن کے ساتھ جب اسم آتا ہے فجر کے ساتھ، جیسے فی المسجد میں المسجد آ رہا ہے، من المدرسہ میں مدرسہ آ رہا ہے. تو جو اسم پریپوزیشن کے ساتھ یوز ہو یا پوزیشن میں آئے، اس کے اس یوزیج کو جر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اسم حالت جر میں اس وقت ہوگا جب حرف جر کے بعد آئے، یا جب وہ پوزیشن میں آئے، یعنی جب وہ مضاف الیہ ہو. اس کے لیے ٹرم مضاف الیہ کی بولی جاتی ہے. مضاف الیہ وہی ہوتا ہے نہیں جس کے ساتھ کوئی چیز، یعنی جس کی پوزیشن میں کوئی چیز. جی اور کوئی بات؟ چلیں اچھی بات ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ ایکسرسائز کرتے ہیں پھر. چلیں جی ایکسرسائز کریں پھر. درج ذیل الفاظ کے اعرابی اقسام کی نشاندہی کریں اور اعرابی حالت رفع نصب و جر بھی بتائیں. اچھا، اب اس میں پہلی چیز جو ہے آپ نے یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ اسم کون سی ٹائپ کا ہے، یعنی وہ واحد ہے، جمع مکسر ہے، جمع مذکر سالم ہے، تثنیہ ہے. پھر آپ نے اس کا دوسری چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ اسم اعراب جب اس میں آتا ہے، یا جو چینج آتا ہے، وہ حرکت میں آتا ہے یا حرف میں آتا ہے. پھر آپ نے وہ حرکت اور حرف پہچانتے ہوئے یہ بتانا ہے کہ یہ جب جملے میں یوز ہو رہا ہے اس طرح، تو اس کا اعراب کیا ہوگا. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ نبی جو ہے یہ کون سا اسم ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ واحد. واحد ہے. واحد اسم جو ہے اس کا اعراب حرکت سے ہوتا ہے یا حرف سے؟ حرکت. حرکت کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اب حرکات کون سی ہوتی ہیں واحد میں؟ کون کون سی حرکت آتی ہے؟ پہلے رفع میں پیش، پھر زیر اور پھر زبر. پیش، زبر اور زیر. اب نبیون میں اینڈ پہ پیش آ رہا ہے، تو یہ کون سا اس کا اعراب ہے اس وقت؟ رفیع حالت رفع میں ہے، حالت رفع میں. ٹھیک ہے. رسولن یہ کیا ہے، واحد، تثنیہ، جمع میں سے؟ واحد. واحد ہے، تو یہ بھی اعراب بالحرکہ لے گا. اور حرکت اس کے اینڈ پہ زبر آ رہی ہے. زبر کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے اس کا اعراب؟ نصب.
नसब है। नसब। मुहम्मदिन, इस ये भी वाहिद है, इराब बिल हरका, जेर आ रही है जिससे पता चल रहा है कि जर। इसका इराब जुमले में मोहम्मदिन कब यूज होगा, जब ये जर में होगा। ठीक है। आयतन, वाहिद है, इराब बिल वाहिद। हरका और जबर आ रहा है, तो इराब नस्बी क्या है? हालत में, हाँ नस्बी जी, हालत में। नस्बी हालत में है। ठीक है। अल वलदानी, ये क्या है वाहिद तस्निया जमा में से? तस्निया। ये तस्नीय तस्निया है। तस्निया में इराब हरकत से आता है, हर्फ से? हरफ। हरकत। हरकत से हर्फ आता है। से। अच्छा, कौन सी हरकत आती है तस्निया में? आनी आईनी। इसमें हरकत कौन सी है? अलिफ नून और या। मैं फिर रिपीट करूंगा, हरकत कौन सी है? पेश, जबर, जेर, मतलब रफा में कौन सी हरकत होती है तस्निया में, और नस्ब में कौन सी होती है, और जेर में कौन सी होती रफा में सर अभी वो याद करना पड़ेगा, वो वाला टेबल जो है। है? याद करने की जरूरत ही नहीं है। इसको साउंड से वैसे याद किया जाता है। सर वालिदानी और वालिदैनी होगा तो फिर ये वो होगा अपनी हरकत से नहीं होगा, दूसरे वाला जर होगा। होगा इसका। हाँ जी, ये ये हरफ से। जी, इसमें इराब हर्फ से होता है, हरकत से नहीं होता। तो हर्फ में क्या करेंगे, यानी रफा में कौन सा हर्फ होता है, और हालत में नस्ब व जर में? अलिफ नून आता या है। नस्ब जर में जर। रफा में क्या होता है? अलिफ नून। रफा और नस्ब और जर में? या नून। अच्छा, इसमें ये याद रखिएगा, जब हम एराब की बात करते हैं तो एराब में नून को नहीं शामिल करते। एराब का ताल्लुक नून से नहीं है। चूंकि मुझे ये बताएं ना, इसमें नून में चेंज आ रहा है क्या, जब हम नस्ब और यानी उसका एराब जब बदलता है तस्निया का, अल वलदानी है या अल वलदैनी है, इसमें नून में क्या चेंज आ रहा है? नून में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, नून तो एक ही तरह का है। तो इसलिए नून से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम कंसीडर नहीं करते। आप अलिफ को देखते हैं या को देखते हैं। या इसी तरह जमा मुज़क्कर सालिम के केस में मुस्लिमूना या मुस्लिमीना है, तो आप वाव को देखेंगे या को देखेंगे। उसकी एक वजह यह भी है कि नून हमेशा इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप आगे चल के पढ़ेंगे, कुछ केसेस होते हैं जहां नून ड्रॉप हो जाता है तस्निया में। ठीक है, या जमा वाला में भी कई दफा नून नहीं आता। तो इसलिए नून को आपने नहीं देखना, आपका फोकस अलिफ पे या पे होना चाहिए। सही है। नून जरूरी नहीं है कि हमेशा आए। अल वलद, यानी जैसे अल वलदानी है, ये वलदा भी यूज हो सकता है, वलदई भी यूज हो सकता है बगैर नून के भी। तो रफा में अलिफ और नस्ब व जर में या होता है। तो वलदानी का इराब क्या है फिर इस वक्त? रफा। हाँ, रफा में है। ठीक है। कलीमतन, वाहिद तस्निया जमा में से क्या है ये? वाहिद। वाहिद है। वाहिद है ये। ठीक है। और वाहिद इसम में एराब कैसे दिया जाता है, हरकत या हर्फ में से? हरकत के साथ। हर- हरकत से। ठीक है। और इस पे फतहा आ रही है, तो ये इसका एराब क्या होगा? ये इसकी नस्बी हालत है। ये नस्बी हालत है। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलें, अच्छा है। बाकी कर लीजिएगा इसी तरह, नीचे कुछ एक्सरसाइज और भी है।